Hello, hello everyone. Welcome back in our channel on our channel AB Physics. बच्चों 9 क्लास का फर्स्ट चैप्टर से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो सीरीज है चैप्टर नंबर फर्स्ट मोशन से तो टिल हम जाएंगे वर्क एनर्जी तक, उसमें मशीन्स पुलीज ओके कुछ नया सिलेबस ऐड हुआ है। ग्रेविटेशन चैप्टर नहीं रहा अभी और वर्क एनर्जी पावर इस चैप्टर में कुछ मशीन्स पुलिस वगैरह जो है वो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आया है, हम सब आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज जो हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर वो है मोशन। बच्चों इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मुझे एक हरिवंश राय बच्चन जी, बहुत पुरानी कविता है उनकी, वो कविता याद आती है। 8 क्लास में से 9 क्लास में जाते हैं बच्चे, इनिशियली जब क्लास में बैठते तो उनको समझ नहीं आता या फिर कुछ और इशू होते हैं जिनकी वजह से वो मायूस हो जाते हैं या फिर प्रीवियस ईयर में कम मार्क्स आ गए, पेरेंट्स बोले, मम्मी पापा और टीचर बोले, उनके प्रेशर में कभी कभी वो मायूस हो जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए कविता है। कविता मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए आपको बताता हूँ कि जब कोई तुम्हारी काबिलियत पे शक करे, जब कोई तुम्हारी काबिलियत पे शक करे तब तुम खुद को साबित करने की एक कोशिश और करना। जब कोई ठोकर तुम्हें गिरा दे तब उठने की एक कोशिश और कर लेना। जब कोई मंजिल दूर लगे तो आगे बढ़ने की एक कोशिश और। बच्चों जब आराह अंधेरी लगे तब एक कोशिश और मशाल बनने के लिए। जब बच्चों कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा तब उठो और चलने की, उसको दिखाने की, वो करने की एक कोशिश और करना। क्योंकि क्योंकि याद रखना ये जो हार और जीत है इनके बीच में सिर्फ एक कोशिश का फर्क होता है। तो एक कोशिश और करना और इसी एक कोशिश से ही आपको जो है उसको वो आपको आपकी मंजिल मिलेगी। उसी के साथ यहाँ पे जो पहला चैप्टर है हमारा 9 सीबीएसई का, 9 सीबीएसई में पहला चैप्टर है मोशन और इस मोशन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो सिलेबस रिव्यू है वो रिव्यू में आपको बताता हूं। हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन एबी फिजिक्स चैनल में। आपका जो मोशन चैप्टर है वो 9 to 10 मार्क्स के लिए आता है, 9 to 10 मार्क्स के लिए आपको आता है और ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर 11th क्लास का भी पहला चैप्टर है। मोशन इन वन डायमेंशन मतलब क्लास 11 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, मोशन इन वन डायमेंशन 2 डायमेंशन समझने के लिए। देखो इसमें क्या पढ़ना, हमें एक सिंपल ओवरव्यू है। मोशन चैप्टर में सबसे पहले हमें देखना है डेफिनेशन ऑफ मोशन और रेस्ट और मोशन। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हाउ टू डिफाइन द मोशन, हाउ टू डिफाइन द रेस्ट, ये लर्न करना है। अब मोशन में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी हमारी। क्या आएंगी फिजिकल क्वांटिटीज? जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन और मोमेंटम, ये फिजिकल क्वांटिटीज आती है। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब ऐसी क्वांटिटीज बोलते हैं ना हम, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस में, जैसे कि डिस्टेंस मीटर किलोमीटर है ना, सेंटीमीटर माइक्रोमीटर नैनोमीटर पिकोमीटर हम कर सकते हैं मेजर, तो डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी है। ओके जैसे कि वेलोसिटी या फिर स्पीड की बात करें तो स्पीड मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड, तो स्पीड को भी मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उस क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो ऐसे बेसिक 5 फिजिकल क्वांटिटीज मोशन चैप्टर में पढ़ना है हमें। कौन कौन सी पढ़नी है हमें? हमें पढ़ना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ओके ये 5 फिजिकल क्वांटिटीज मोस्ट प्रायोरिटी होगी हमारी। ओके तो फिर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग द स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम निकालेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के वो 3 इक्वेशन जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए, उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए, ये जो 3 इक्वेशन है, कौन से इक्वेशन? काइनेमेटिक की इक्वेशन, वो भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से निकालेंगे।
कौन कौन से ग्राफ आएंगे हमारे पास? डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा, वो यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में लर्न करने वाले हैं स्टूडेंट। यहाँ पे विद द कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले जो हमारे ग्राफ है वो हमारी सबसे पहले इनिशियल प्रायोरिटी रहेंगी। फिर आते हैं हमारे काइनेमेटिक इक्वेशन। सर कितने हैं? तो ये जो इक्वेशन है हमारे इक्वेशन जैसे कि फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला, ओके, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, या तो मैं बोलूं कि थर्ड वाला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाले। ये जो तीनों इक्वेशन है काइनेमेटिक के, ये इक्वेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ओके। ये इक्वेशन से हमें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम सब कैलकुलेशन करना आ जाएगा। हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ओके। और वो भी काइनेमेटिक इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में कैसे होंगे ग्राफिकली वो देखेंगे। एलिमेंट्री आइडिया अबाउट द सर्कुलर मोशन, ये सर्कल है तो इसमें जो मोशन हो रहा है, मोशन इन अ मैरी गो राउंड, मोशन इन अ मैरी गो राउंड, मोशन ऑफ द फैन, ये सब सर्कुलर मोशन है। तो इसके बारे में एलिमेंट्री बेसिक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेफिनेशन के साथ कुछ फॉर्मूला देखेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बच्चों सबसे पहले हमारे इस चैप्टर में आते हैं, सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं वो सबसे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सर कौन से पॉइंट है वो? सबसे पहला पॉइंट है कि हाउ टू डिफाइन द मोशन। मोशन क्या है, मोशन क्या है और रेस्ट क्या है, और रेस्ट क्या है। बच्चों मोशन और रेस्ट में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूं मोशन और रेस्ट में क्या डिफरेंस है, तो कोई बॉडी मोशन में है, आप जब दौड़ते हो, रनिंग करते हो, तो आप मोशन में हो, क्यों हो? क्या लगता है? अगर आप किसी बाइक को, किसी कार को हाईवे पे चलते हुए देखते हो, स्पीड अप करते हुए देखते हो, मोशन में देखते हो, तो वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट क्यों मोशन में है? क्या लगता है क्यों मोशन में? क्योंकि वो मूविंग कर रहा है इसलिए? नहीं, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स है, कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जिसको हम कंसीडर करके मोशन की डेफिनेशन बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम मूविंग हियर, आई एम मूविंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देन बी टू ए, देन अगेन ए टू बी। व्हाई आई एम इन अ मोशन? तो मैं मोशन में इसलिए हूं बच्चों क्योंकि अगर मैं अपनी लेंथ को, ये जो मैं लेंथ कवर कर रहा हूं ना, ये जो मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं ना, पोजीशन, पहले ए पॉइंट पे हूं, फिर बी पॉइंट पे था, फिर से ए पॉइंट पे आया, फिर से बी पॉइंट पे गया, तो मैं अपनी पोजीशन जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा हूं। मैं अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा हूं। और कैसे चेंज कर रहा हूं कंटिन्यूअसली? किसके साथ चेंज कर रहा हूं? तो टाइम के साथ चेंज कर रहा हूं। मानते हो इस बात को? इसीलिए मैं मोशन में हूं। तो मोशन की अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है तो मैं ये 2 बातें तो उसमें लिखूंगा यार। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी बातें है हमारी डेफिनेशन में? तो सबसे पहले डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन में मैं लिखने वाला हूं व्हाट इज द मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट या तो बॉडी, किसी की भी बॉडी, कोई भी बॉडी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी कंटिन्यूअसली लगातार कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स पोजीशन, क्या? उसकी पोजीशन, इट्स पोजीशन। अच्छा, पोजीशन किसके साथ चेंज करेगी? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टू टाइम, टाइम के साथ जब भी कोई अपनी पोजीशन चेंज करता है बॉडी, तो हम बोलते हैं देन वी सेड टू बी, देन हम बोलते हैं वी सेड टू बी ऑब्जेक्ट और बॉडी इज इन मोशन। बॉडी और ऑब्जेक्ट क्या है? सर बॉडी और ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर कोई बॉडी कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ तो बॉडी मोशन में है। सर रेस्ट किसको बोलेंगे? ओके, रेस्ट किसको बोलेंगे? तो रेस्ट तो आपको पता है, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज करती है टाइम के साथ तो वो मोशन में है। और अगर कोई बॉडी कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है या फिर अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रही है टाइम के साथ, तो वो बॉडी क्या है? वो रेस्ट में है। फॉर एग्जांपल ये चेयर, ये टेबल, ये सब रेस्ट में है। ओके, तो आई एम गोइंग टू राइट हियर व्हेन an object does not change
इट्स पोजीशन, इट्स पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड इसका ऐसा यूनिट है। देन वी सेड टू बी, वी सेड टू बी बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, कब बॉडी रेस्ट में और कब मोशन में पता चल गया। टाइम के साथ अगर बॉडी चेंज नहीं करती अपनी पोजीशन। और एक बात है ऑब्जर्वर, क्या है? और ऑब्जर्वर, आई एम गोइंग टू राइट हियर, और एक पॉइंट लिखता हूं यहाँ पे, ऑब्जर्वर भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर किसी अंधे के आजू बाजू में आप कितना भी राउंड लगाए, कितना भी दौड़ के गए किसी अंधे के सामने से, तो उस अंधे को मैंने पूछा, भाई ये जो मेरा स्टूडेंट है ना वो दौड़ रहा है, बताओ, दौड़ रहा है ऐसे बोलूंगा नहीं, मैंने बोला वो मेरा स्टूडेंट है वहां पे, बताओ वो क्या कर रहा है, वो क्या बोलेगा, मुझे क्या पता। मैं बोलूंगा बोलो स्टेट ऑफ रेस्ट में है या मोशन में है, क्या वो मोशन में है या रेस्ट में, वो बोलेगा मुझे क्या पता, क्योंकि ऑब्जर्वर अंधा है। तो ऑब्जर्वर भी तो इंपॉर्टेंट है। देखो ऑब्जर्वर पे कैसे डेफिनेशन चेंज होती है वो भी बताता हूं। ऑब्जर्वर होता है एक, और एक होता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, दोनों को समझ लो बच्चों, ऑब्जर्वर क्या है और रेफरेंस पॉइंट क्या है। देखो ऑब्जर्वर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो कि आप बस में बैठे हो, स्कूल बस में हो, स्कूल बस में बैठे हो और स्कूल बस में ड्राइवर बस चला रहा है, बस और ड्राइवर आप सब मोशन में हो। आपका एक दोस्त है जो आपको देख रहा है नीचे, ओके, वो स्कूल नहीं जा रहा है, वो आपको देख रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप और आपका ड्राइवर दोनों भी मोशन में है। लेकिन आपके रिस्पेक्ट में आप बस के अंदर हो, आप आपके ड्राइवर को देख रहे हो, तो क्या ड्राइवर मोशन में है? आपके रिस्पेक्ट में तो ड्राइवर स्टेट ऑफ रेस्ट में है, ड्राइवर के रिस्पेक्ट में तो आप स्टेट ऑफ रेस्ट में हो विथ रिस्पेक्ट टू ड्राइवर। तो ड्राइवर वो आप क्या हो गए, आपका दोस्त क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। उसी टाइम आप आपके दोस्त को देखते हो जो ग्राउंड पे खड़ा है और बस चल रही है, तो विथ रिस्पेक्ट टू योर यू विथ योर फ्रेंड, आपके रिस्पेक्ट में आपका फ्रेंड क्या है, वो मोशन में है। क्यों है? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ। और दूसरी बात तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपको लगता है कि भाई ये जो ऑब्जर्वर है ना, कौन, आप ऑब्जर्वर हो, आपके अकॉर्डिंग एक ड्राइवर स्टेट ऑफ रेस्ट में है जो बस में है, और एक जो आपका दोस्त है वो मोशन में है, क्योंकि वो आपकी वो पोजीशन चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। मानते हो? सेम आपके दोस्त के साथ भी वैसे ही है। आपके दोस्त अगर ऑब्जर्वर है तो आपको दोस्त को आप मोशन में लगोगे, ड्राइवर को आप मोशन में लगोगे क्या? नहीं। वैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूं दूसरा। मान लो मेरा एक दोस्त है जो कि ना नासा में काम करता है, मेरा एक दोस्त है जो नासा में काम करता है, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे काम कर रहा है अभी ऊपर। मुझे कॉल आता है मॉर्निंग में, अरे अभी अविनाश तू घर के बाहर आ। मैंने बोला हाँ भाई मैं आ गया घर के बाहर, बता। बोले यार तू बहुत घूम रहा है। मैंने बोला भाई मैं तो घूम नहीं रहा हूँ। बोले तू तो छोड़, तेरा घर भी घूम रहा है। मैंने बोला भाई देखने दे, मेरी बिल्डिंग मेरा घर तो एज इट इज है, वो भी तो नहीं घूम रहा है, क्या बोल रहा है तू। फिर मुझे याद आता है, अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, तू तो राइट है, तू तो ऊपर से देख रहा है ना, और ऊपर से स्पेस स्टेशन में देखने के बाद अर्थ तो रोटेट हो रही है, रोटेट हो रही है ना सर्कुलर मोशन में, सर्कल के ऐसे इट्स ओन एक्सिस रोटेट हो रही है। तो अगर अर्थ रोटेट हो रही है 24 आवर, तो मेरा घर और मैं भी रोटेट हो रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं मोशन में हूं, उसके अकॉर्डिंग मैं मोशन में हूं। वो अपने जूम कर करके बड़े बड़े कैमरे से देख रहा है, हाई डायप्टर के, हाई पावर के कैमरे से, तो उसके अकॉर्डिंग तो मैं मोशन में हूं। और जब मैं अपने बाजू वाले को पूछता हूँ भाई मैं मोशन में हूं क्या, मैं घूम रहा हूं, देखो मैं घूम रहा हूं, देखो मैं घूम रहा हूं, वो बोलेगा पागल है क्या, तू तो खड़ा है। मैं बोलूंगा चल मेरी छोड़, मेरी बिल्डिंग भी घूम रही है मेरे साथ, वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है। तो देखो दो ऑब्जर्वर इंपॉर्टेंट है, एक मेरा दोस्त जो वहां पे स्पेस स्टेशन से देख रहा है मुझे, उसके अकॉर्डिंग मैं और मेरा घर दोनों भी मोशन में है, और एक वो मेरा जो नेबर्स है जो मुझे देख रहा है, मेरे बिल्डिंग को देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में हूं। तो ऑब्जर्वर भी इंपॉर्टेंट है, किसको डिफाइन करने के लिए, मोशन और रेस्ट को बच्चों। अच्छा ये रेफरेंस पॉइंट का क्या फंडा है, ये रेफरेंस पॉइंट का क्या फंडा है, रेफरेंस पॉइंट का फंडा ये है कि भाई किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें डिफाइन करना है वो मोशन में है या स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो हमें एक रेफरेंस लेना पड़ता है, एक रेफरेंस देना पड़ता है। कैसे रेफरेंस देना पड़ता है, जैसे कि कोई जॉब को गया तो मुझे उसके पापा का रेफरेंस है या फिर वो मैनेजर का रेफरेंस है इसलिए आया मैं, ऐसा नहीं। देखो क्या है ना, है वो ऐसा ही लिटिल बिट। अगर ये चेयर यहाँ पे स्टेट ऑफ रेस्ट में है, मैं कल भी देख रहा हूं टाइम के साथ ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, इसलिए ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है। उसके साथ ही वो जो दरवाजा है, वो जो गेट है ना, वो गेट से 10 फुट पे ये चेयर जो है वो यहीं पे है,
कल भी यहीं पे है 10 फुट पे, आज भी वहीं पे है 10 फुट पे। तो वो दरवाजा जो है ना, दैट गेट इज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर मी टू ऑब्जर्व, टू शो दैट the chair is at the state of rest. For example, I am going to take the another example. There is a hospital, one hospital, एक सिटी हॉस्पिटल है। उस सिटी हॉस्पिटल को मैं देख रहा हूं दूर से, और वहां से कार निकल गई और दूसरा कुछ तो ऐसा दूर चली गई किसी पॉइंट बी पे। तो मैंने क्या बोला कि वो कार मोशन में थी या फिर मोशन में है। क्यों है? क्योंकि वो जो ऑब्जर्व, वो जो रेफरेंस पॉइंट है ना, कौन सा रेफरेंस पॉइंट लिया मैंने वो हॉस्पिटल रेफरेंस पॉइंट लिया। तो उस हॉस्पिटल से वो कार मूव हो गई, जितना भी डिस्टेंस गई वो टाइम के साथ, तो मैं बोलूंगा वो हॉस्पिटल मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया। मान लो कि एक हाईवे पे पोल होते हैं हमारे, इलेक्ट्रिक पोल। एक पोल हो गया 1 2 3 4 ऐसे 100 पोल से। तो मैंने पोल ए से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया, और मैं कुछ आधे घंटे बाद मैं पोल 100 पे पहुंच गया। तो 1 ये मेरा रेफरेंस पॉइंट था, वो पोल फर्स्ट वाला जो है ना, वो रेफरेंस पॉइंट था, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, या फिर किसी और को पता चला कि मैं मोशन में हूं, मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया टाइम के साथ। तो ये इसलिए रेफरेंस पॉइंट होता है। तो ये डेफिनेशन को अगर आपको एडवांस करना है, थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से लिखना है, तो आप बोल सकते हो कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या कर रहा है? ये पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एंड रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड एज और वी सेड टू बी द ऑब्जेक्ट इज इन अ मोशन, तभी हम बोलेंगे मोशन। तो सिमिलरली यहां पे भी ऑब्जर्वर और रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वर और रेफरेंस पॉइंट, तो भूलना मत, रेफरेंस पॉइंट क्या है? एक ऐसा ओरिजिन वाला पॉइंट जहां से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बता सकते हैं कि वो मोशन में है या स्टेट ऑफ रेस्ट में है। ऑब्जर्वर मतलब आप। तो आपके पास सिंपल डेफिनेशन है, when an object continuously changes its position with respect to time, observer and the reference point, then object is said to be in a motion. When the object does not change its position with respect to time, observer and the reference point, then object is said to be in a motion, rest is called as rest. चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जब भी हम मोशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे इस चैप्टर में आता है मोशन के साथ देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ मोशन। कितने टाइप्स के मोशन है? बेसिकली हमारे टाइप्स ऑफ मोशन कौन से हैं? तो टाइप्स ऑफ मोशन में देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ मोशन। कितने टाइप्स ऑफ मोशन है? 3 टाइप्स ऑफ मोशन है। सर कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल क्यों, डायरेक्ट हम डिस्कस ही करेंगे। देखो, पहले वाला जो मोशन है वो है हमारा मोशन इन 1 डायमेंशन भी बोलते हैं हम इसको, या तो मैं यहां पे लिखता हूं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक सीधे लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है टाइम, ऑब्जर्वर और रेफरेंस पॉइंट के साथ, तो वो होता है स्ट्रेट लाइन वाला मोशन। और इसको एक वर्ड है, दैट इज द रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, कैसा सर? मान लो आई एम गोइंग टू टेक हियर, दिस इज द पाथ, ये पाथ है, और यहाँ पे एक गाड़ी है जो एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ये एक कार है जो सीधे लाइन में जा रही है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, एकदम सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो जब भी कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, जाती है, अपनी पोजीशन चेंज करती है, तो उसको बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सेकंड है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन? ऑसिलेटरी मोशन ऑफ पेंडुलम। आपने वॉच देखी ना, वो घड़ी देखी, ऐसे पेंडुलम उसमें टंग ऐसे टंगा हुआ रहता है और पेंडुलम करता है, मतलब ऐसा टू एंड फ्रो डायरेक्शन में मूव होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है, पॉइंट ओ, यहाँ से मैंने एक डोरी, एक थ्रेड और एक स्ट्रिंग बांधी, ओके, और वो स्ट्रिंग को मैंने बांध दिया एक मेटल बॉब के साथ। किसके साथ? फॉर एग्जांपल एक मेटल बॉब लिया, 1 2 और ये 3 पोजीशन है इसकी। कौन सा मेटल बॉब लिया? मान लो कोई भी एक मेटल बॉब लिया मैंने ऐसे, तो यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, बी पॉइंट मेन पॉइंट होता है बीच का, और पॉइंट सी है।
तो ये सी टू ए जाएगा टाइम टी में, जो इसका टाइम पीरियड होता है जो सेम होता है, टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड। ओके, तो वही जाएगा पॉइंट ए टू बी, बी टू सी। तो ये जो ऑसिलेशन हो रहा है, ये कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है, ए टू सी, सी टू ए, ए टू सी, सी टू ए। तो ये क्या है? ये ऑसिलेटरी मोशन है। ये क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है। अच्छा, और थर्ड वाला जो है बच्चों, वो थर्ड वाला मोशन है हमारा सर्कुलर मोशन। कौन सा? सर्कुलर मोशन। मोशन सर्कुलर में ही इसका मीनिंग है कि गोल गोल घूमना, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है बच्चों? मान लो एक सर्कल है जिसकी रेडियस है कुछ 8 सेंटीमीटर। कितनी है? r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। रेडियस होती है ए बी, इट इज द रेडियस। सो बी सी क्या होगी रे? डायमीटर। नहीं, ए टू सी क्या होगी? डायमीटर होगी। ट्वाइस ऑफ द रेडियस होती है ना। तो इसमें आपने पढ़ा है, ये अगर r है और ये भी r है तो r प्लस r 2r। तो ये 2r क्या हो गया? ये पूरा हो गया आपका डायमीटर। क्या हो गया? डायमीटर। और अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से स्टार्ट किया, गोल 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 घूम रहा है, ऐसा गोल गोल घूम रहा है, मेरी गो राउंड, क्या? मेरी गो राउंड में जैसे, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन अ मोशन। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे है मेरी गो राउंड। मेरी गो राउंड इज इन अ, मेरी गो राउंड, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सर्कुलर मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, मोशन ऑफ द पेंडुलम, मोशन ऑफ द पेंडुलम, ओके, टू फ्रो, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए टू सी, सी टू ए टू सी। वॉच में देखा है ना, वो वॉल क्लॉक होता है, उसमें ट्यू 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 ऐसा कुछ, हाँ, तो वो वाला। अच्छा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में एक और मोशन होता है, कर्व लीनियर मोशन। कर्व लीनियर मोशन, कर्व लीनियर मोशन कुछ सर नया वर्ड है यार, ये क्या है? कर्व लीनियर मोशन कुछ नहीं है, पॉइंट ए से बी कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो ये स्ट्रेट जा रहा है, तो ये अगर ऐसा थोड़ा सा कर्व गया, ऐसा कर्व गया ऐसा, तो इसको बोलते हैं दैट इज अ कर्व लीनियर मोशन। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं बच्चों। अभी मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन तो हो गए। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करें हम, इसमें बेसिक टाइप है ये भी। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते क्या है हमारे? कुछ नहीं है सर। मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अगर मैं बोलूं तो देखो, बहुत बेसिक आइडिया है इसमें। अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं, यूनिफॉर्म मोशन बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या? यूनि का मतलब ये सेम, मतलब क्या? सपोज मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे पॉइंट ए है, ओके, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है, यहाँ पे पॉइंट डी है, यहाँ पे पॉइंट ई है। ओके, यहाँ से एक कार चलती है, यहाँ से एक कार चलती है, पॉइंट ए से कार चलती है, उसने पॉइंट ए टू बी गया, ए टू बी गया, मान लो ए टू बी गया 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर इन 1 आवर। तो बी टू सी भी गया वो 1 आवर में, मान लो 20 किलोमीटर गया, तो बी टू सी की गया 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, सी टू डी अगेन गया 20 किलोमीटर, डी टू ई गया 20 किलोमीटर। तो ये 20 किलोमीटर जा रहा है, 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 और 1 आवर, और यहाँ पे भी 1 आवर। तो देखो, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या? व्हेन एन ऑब्जेक्ट covered equal distance, कितना इक्वल डिस्टेंस? 20 किलोमीटर। इक्वल डिस्टेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then object is in uniform motion और motion in a straight line, तो यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है ये? यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो फॉर एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सर क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन? मतलब एक ऐसा मोशन, फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल देखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, और एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। तो एक कार जो है वो स्टार्ट हुई है पॉइंट ए से स्टार्ट हुई है, ओके।
पॉइंट ए टू बी का डिस्टेंस, देखो या तो डिस्टेंस सेम रहेगा, टाइम चेंज होता रहेगा, या तो टाइम चेंज होगा, डिस्टेंस सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये 20 किलोमीटर है ए टू बी, ये भी 20 किलोमीटर है बी टू सी, ये भी 20 किलोमीटर है सी टू डी, और ये भी 20 किलोमीटर है, दैट इज द डी टू ई। ये 20 है, 20 है, 20 है। और मान लो कि पॉइंट ए से कार गई बी, ए से कितना गई बी, 1 आवर में गई। कितना आवर में गई? 1 आवर में गई। और पॉइंट बी से सी इसको जाने के लिए 2 आवर लगे। कितना आवर लगे? डिस्टेंस देखो 20 ले, लेकिन टाइम चेंज हो रहा है। यहाँ पे 1 आवर लगा 20 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए, यहाँ पे 20 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 2 घंटे लगे। हो सकता है यहाँ पे ट्रैफिक कम हो, कहां पे? सी टू डी ट्रैफिक कम हो, तो सी टू डी जो है ना, ये कार 30 मिनट में गई। कितने मिनट में गई? 30 मिनट में गई। अगेन डी टू ये कार ना 10 मिनट में ही गई। बहुत स्पीड बढ़ा दिया अभी इसने, क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में कवर्ड हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस in unequal time then object is in non uniform motion। लगे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। एग्जांपल क्या है? व्हेन द कार covered equal distance in an unequal interval of time, then we said to be what? Then we said to be the car is in a non-uniform motion। अच्छा सर, और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमारा जो आता है बेसिक, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज आती है। लेकिन इस फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता है फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज होती है, दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल। ऐसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो मेजरेबल हो, वो क्या है? हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है। कोई भी, मतलब इस पूरी दुनिया में, इस संसार में जो भी मेजरेबल है, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो, स्पीड को मेजर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो ये सब क्या है? ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मैं स्टार्ट करता हूं डिस्टेंस से, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी है सर। और क्या है? डिस्प्लेसमेंट फिजिकल क्वांटिटी है। और क्या है सर? स्पीड को मेजर कर सकते हो, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड का भाई हो गया वेलोसिटी, फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कनेक्टेड है, वैसे स्पीड और वेलोसिटी एक दूसरे से कनेक्टेड है, बात करते हैं। ओके, वैसे ही एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी है। वैसे ही बच्चों अगर मैं बात करूं तो मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी है। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, पढ़ेंगे। मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी है। वैसे ही टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी डिग्री सेल्सियस में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतने कितने ज्यादा, बहुत ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज है इसे। तो वो सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। और इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हमने डिवाइड किया है 2 कैटेगरी में। कितने कैटेगरी में? हमने इसको डिवाइड किया है 2 कैटेगरी में बच्चों। कौन कौन से है? एक है हमारी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और एक है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहला है हमारा स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज टाइप्स ऑफ क्वांटिटी में, और दूसरा हमारा दैट इज द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। याद रखना, ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है इस दुनिया में, इस संसार में, उसको 2 टाइप में डिवाइड किया है हमने। एक वेक्टर, एक स्केलर, और एक है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। सर क्या होती है वेक्टर और क्या होती है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी? चलो इसको ही लर्न करेंगे हम।
बच्चों होता क्या है, दोनों में क्या फर्क है? देखो, अगर मैं कोई फिजिकल क्वांटिटी लूं जिसको मैंने सिर्फ इतना बोला है कि ये जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है इस हॉल में, यहां पे जो टेम्परेचर है वो 29 डिग्री सेल्सियस का है, तो आप समझ जाओगे 29 डिग्री सेल्सियस है। या कि आप मुझे पूछोगे सर ये 29 डिग्री सेल्सियस टॉप टू बॉटम है क्या? अरे लेफ्ट टू राइट है क्या? ये ईस्ट टू वेस्ट है क्या? ये नॉर्थ टू साउथ है क्या? अरे नहीं भाई, 29 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब आप समझ जाओगे सर के अराउंड में, सर के सराउंडिंग में कितना टेम्परेचर है, 29 है। इसको कोई डायरेक्शन मेंशन की क्या? देयर इज अ नो डायरेक्शन टू मेंशन प्रॉपरली द टेम्परेचर। आपने बोला डिग्री ऑफ हॉटनेस कितनी है सर, 29 डिग्रीज है, तो मैं समझ जाऊंगा 29 डिग्री का मतलब क्या है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं लगती। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज, देखो पहला पॉइंट क्या है मेरा, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिपेंड्स, किस पे डिपेंड होगी, डिपेंड्स ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब 25 डिग्री, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड होगा, और साइज, या तो उसकी साइज कितनी है, कितनी है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, बस डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है, इतना बोला हो गया। कहां से है, नॉर्थ टू साउथ है, ईस्ट टू वेस्ट है, वो मैटर नहीं करता, सिर्फ मैग्नीट्यूड और साइज is called which physical quantities, scalar physical quantities, scalar physical quantities, वेरी गुड, ध्यान में रखोगे। ओके, वैसे ही अगर मैं यहां पे लिखूं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, इसका अपोजिट, एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड हो। जैसे कि आपने 8th क्लास में पढ़ा था फोर्स, अगर मुझे गेट को ओपन करना है तो मुझे पुश करना, वो अगर पुल से ओपन होता है और वो उसको मैं पुश कर रहा हूं, तो क्या मेरा काम होगा, मैं बाहर जाऊंगा? ऐसे नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पुल करना पड़ेगा, मुझे 5 न्यूटन का फोर्स सपोज लगाना पड़ेगा टूवर्ड्स द पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन नेसेसरी होती है, साइज मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी नेसेसरी होती है इस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए। सो दोज फिजिकल क्वांटिटीज, क्या लिखूंगा मैं, those definition, those physical quantities which are depends on both magnitude and direction are called वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, समझ में आ गया डेफिनेशन क्या है दोनों की। अगर मैं इसको एग्जांपल लिखूं तो इसके एग्जांपल कितने हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन फ्यू एग्जांपल में बता दो। स्केलर क्या है, जैसे हमारी चैप्टर में पढ़ने के लिए हमें है डिस्टेंस स्केलर है, स्पीड स्केलर है, टेम्परेचर स्केलर है, टेम्परेचर क्या है, स्केलर है, मास जो है, मास किलोग्राम में मास स्केलर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर मैं यहां पे बात करूं किसमें, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में, तो इसी चैप्टर में जो पढ़ना है हमें वो फिजिकल क्वांटिटी अगर मैं बोलूं तो डिस्प्लेसमेंट, एग्जांपल क्या है हमारे, एग्जांपल है फॉर एग्जांपल जो है वो है, एग्जांपल में है डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इसमें है वेलोसिटी बच्चों, वेलोसिटी, इसमें है एक्सेलरेशन, और अभी मैंने एक बात बोली थी, एक फिजिकल क्वांटिटी फोर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर में आता है, ओके, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दैट इज द स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। याद रखना, जैसे कि डिस्टेंस मैंने बोला, मैं यहां से घर गया, घर जाने के लिए मेरे पास 3 रास्ते हैं, मैं सीधा भी जा सकता हूं, मैं अपने दोस्त को मिलके भी जा सकता हूं, मैं कहीं पे चाय लेके भी जा सकता हूं। लेकिन मैं सीधा गया तो 2 किलोमीटर है, दोस्त से घर से गया तो 10 किलोमीटर है, चाय लेके गया तो 12 किलोमीटर है। तो तीनों भी मेरे डिस्टेंस है। मैंने घर पे बताया कि मैं दोस्त के घर से आया तो मैं बोलूंगा 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में आ गया, तो वो समझ जाएंगे कि 10 किलोमीटर आ गया। लेकिन अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है तो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं बोलूंगा मैं 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट आया,
इसको बाद में समझ लेंगे और डिटेल में, देखो कैसे समझना है वही स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट वही है कि हम अभी लर्न करने वाले हैं दैट 5 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज जो इस चैप्टर में है, जिसको हमें समझना है। और ये सब फिजिकल क्वांटिटीज जो है मैं आपको डिफरेंस के फॉर्म में समझाऊंगा। जैसे कि हमारा है पहला वाला जो पेयर है वो है डिस्टेंस। क्या है पहला पेयर? पहला पेयर है डिस्टेंस। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है यस, ये यस नहीं यस से। और दूसरा है हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है यस के टिप पे एरो, यस बार, यस के ऊपर एरो देते हैं हम, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक है डिस्प्लेसमेंट और एक है हमारा डिस्टेंस। सर बताइए क्या है इन दोनों में फर्क? सबसे पहला फर्क तो अभी बोला कि एक स्केलर है एक वेक्टर है, लेकिन इसका फर्क डिफरेंस समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक डायग्राम। कौन सी डायग्राम? मैं यहां पे एक ड्रॉ करने वाला हूं ट्रायंगल। सपोज मान लो राइट एंगल ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये है वो राइट एंगल ट्रायंगल जो मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, सबको दिख रहा है? ओके सर दिख रहा है। मान लो यहां पे ये है पॉइंट ए बी और सी। पॉइंट ए बी सी मैंने लिख दिया। पॉइंट ए बी सी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मान लो ए टू सी है 6 किलोमीटर का डिस्टेंस। सर इतना ज्यादा तो नहीं लग रहा है यहां से? अरे समझो कि ए पॉइंट पे आपका घर है, आपका होम स्वीट होम है, और पॉइंट बी पे जो है ना वो आपका स्कूल है। क्या है? आपका स्कूल है। आपको घर से स्कूल जाना है साइकिल से, आपके पास दो रास्ते हैं। आप ए से सी जाओ आपके फ्रेंड के हाउस में, फ्रेंड के घर जाओ, फ्रेंड को वहां से लेके आप स्कूल पहुंचो, या तो आप सीधा ए टू बी जाओ जो कि कितना है सिर्फ 6 किलोमीटर है। तो आप ए टू सी और सी टू बी गए तो 6 + 6 12 जाओगे। मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, तो बच्चों यहां पे जो डिस्टेंस है वो ए से सी और सी से बी भी है, और डिस्टेंस जो है वो ए टू बी भी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसमें एक ही रहेगा। कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनियस का जो है वो होगा ये दिस वन, दिस इज द हाइपो जो है ना आपका हाइपो, ये हाइपो जो है वो डिस्प्लेसमेंट रहेगा। कैसे? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही है। देखो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है बच्चों? द डेफिनेशन टेल अस अबाउट द डिस्टेंस कि टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट और बॉडी। तो मैं वो ऑब्जेक्ट लेता हूं, तो ये देखो टोटल कितना पाथ कितना टोटल कवर्ड किया बॉडी ने, वो हुआ आपका डिस्टेंस। तो 6 + 6 हो गया आपका 12 डिस्टेंस। अगर आप इस रास्ते से गए तो ए टू बी भी हो गया आपका डिस्टेंस। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो यहां पे हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। लेकिन कहां से? फ्रॉम इनिशियल, जहां से आपने स्टार्ट की जर्नी, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ओके, दोनों की डेफिनेशन देखो, एक है टोटल पाथ कवर्ड, एक है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। तो टोटल पाथ ऑल इज अ डिस्टेंस बट ऑल इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट। सब डिस्टेंस हो सकते हैं लेकिन सब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ए टू बी होगा। शॉर्टेस्ट पाथ हाइपोटेनस हो सकता है आपको ये दिया ही ना हो, ये दिया हो 6 किलोमीटर और बोला जाएगा कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। आप क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे कि नहीं लगाओगे? ये 90 डिग्री है, लगाओगे। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। इसको आगे देखेंगे हम। सर सेकंड पॉइंट बताओ। सेकंड पॉइंट डिस्टेंस में अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस जो है ये हमारी इट इज स्केलर क्वांटिटी है, ये कई डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है। इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और स्केलर है भाई। सिर्फ इतना बताया 10 किलोमीटर आ गया मैं, बस हो गया, कोई पूछेगा नहीं लेफ्ट लिया राइट लिया वेस्ट लिया ईस्ट लिया। लेकिन यहाँ पे इट इज द वेक्टर, इट इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। आगे चलते हैं फटाफट। देखो बच्चों इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई जो यूनिट है डिस्टेंस का वो होता है मीटर, क्योंकि हम मीटर में ही मेजर करते हैं डिस्टेंस को भी और डिस्प्लेसमेंट को भी। तो मीटर को हम सिर्फ एम लिखते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं एसआई मींस
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एसआई मीन्स पूरे दुनिया में जो स्टैंडर्ड चलता है यूनिट का वो इंटरनेशनली होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसका भी मीटर है, क्या है इसका भी, डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट है, दैट इज द मीटर। और मीटर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से, ओके। और इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा फिर सर, स्मॉल सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट सीजीएस यूनिट होता है, ये होता है सेंटीमीटर, क्या होता है, सेंटीमीटर। इसका भी सीजीएस यूनिट जो है वो होगा बच्चों सेंटीमीटर, क्या होगा, सेंटीमीटर। सर कुछ और है क्या इसमें, अरे भाई बहुत ज्यादा है, क्यों नहीं है, और भी है इसमें। देखो अगर हम मैथमेटिकली इसका अभी डेफिनेशन निकाले, यूनिट फॉर्मूला लिखे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है हमारा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर आपको स्पीड दी है, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी है और 2 आवर दिया है, 2 आवर इतना टाइम दिया है, तो आप बोलोगे 2 इंटू 10 20 किलोमीटर, इतना उस 20 किलोमीटर इतना उसका डिस्टेंस हो गया। तो ये देखो यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और अगर डिस्टेंस को यस से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पीड को स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो v इंटू टी हो गया आपका। ये आगे पढ़ना है हमें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। और यहाँ पे सेम वही पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अगर मैं मैथमेटिकली बोलूं तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है v के ऊपर बार, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है इसलिए s के ऊपर बार s भी वेक्टर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम t। टाइम वेक्टर नहीं होता, टाइम स्केलर होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। इसके ऊपर अगर मैं एग्जांपल बोलूं, फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैंने इसके ऊपर एग्जांपल दिया, आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल ध्यान दो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल ये है कि एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पे एग्जांपल लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है मेरा, यहां पे पॉइंट ए, यहां पे पॉइंट बी, यहां पे पॉइंट सी है। 9:30 बजे से आपने जर्नी स्टार्ट की, 10 बजे यहां पे पहुंचे आप 10 AM को, और 11 AM को यहां पे पहुंचे, 11 AM को यहां पे पहुंचे पॉइंट सी पे। आपने जर्नी स्टार्ट की पॉइंट ए से आपने जर्नी को स्टार्ट किया। आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान लो आपने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया 1 घंटे में, आधे घंटे में, कितना, 5 किलोमीटर। यहां से गए आप यहां तक सी पॉइंट तक 10 किलोमीटर, कितना, 10 किलोमीटर तक गए, ठीक है। अब मैंने बोला कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। आप क्या बोलोगे सर, पहले इसमें टोटल डिस्टेंस इस केस में कितना आया, टोटल डिस्टेंस s इज इक्वल टू a टू c, फ्रॉम पॉइंट a टू c। तो क्वेश्चन बना हमारा, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है a टू c। तो बोलो कितना हुआ डिस्टेंस, ओके सही बताना कितना हुआ डिस्टेंस। डिस्टेंस हुआ ab प्लस bc, कितना हुआ ab है 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर, आप बोलोगे सर ये आ गया 15 किलोमीटर, कितना आ गया, 15 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस। उसी के साथ अगर मैं 2 वाली केस देखूं, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर सेम डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में वही है a टू b, है ना, डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है। तो यस कितना हुआ, डायरेक्ट AC की वैल्यू लिखोगे आप, AC कितना है 10 + 5 15 किलोमीटर। बट मान लो आपने जर्नी स्टार्ट की ईस्ट से, कहां से, ईस्ट से, और आप पहुंच गए वेस्ट की तरफ जा रहे हो, तो आप लिखोगे 50 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में सेम है। तो अब यहाँ पे हमें पढ़ना है कि क्या सर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, क्या डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, तो वही पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल लेता हूं, आई एम गोइंग टू टेक द वेरी वेल एंड वेरी नोन एग्जांपल, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अगेन यू हैव स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम द पॉइंट ए से जर्नी स्टार्ट की, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी,
there is a 5 kilometer distance covered by you from the time 9:30 a.m. to 10:30 a.m. 10 o'clock 10 a.m. From 10 a.m. to 11 a.m. you are going to cover the distance from B to C 10 kilometer again. कितना? 10 kilometer again. Now my question is that from this figure I am going to explain case number first. Case number first. कौन सी case? When distance and displacement is same. कब होगा? When the distance and displacement same. कब होगा distance और displacement same? कब होगा ये s is equal to s bar? कब होगा ये distance और displacement? केस नंबर फर्स्ट. आप बोलोगे सर बहुत इजी है. when a body start from point A and stop at point C. जब A से चालू होगी और C पे स्टॉप होगी तो आप क्या बोलोगे कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, राइट? केस नंबर 2 देखो अभी. माय केस नंबर 2 इज दैट when we said to be the displacement is less than the distance. क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या तो सेम हो सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज्यादा नहीं होगा डिस्टेंस से. डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा. तीनों केसेस बताता हूं. तो डिस्टेंस कब लेस होगा डिस्प्लेसमेंट कब लेस होगा डिस्टेंस से? तो इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों इसी केस में. देखो कि अगर आपने जर्नी स्टार्ट की ए से, कहां से? ये से, तो आप ए टू बी गए, ए टू सी गए और सी से यू टर्न लेके रिटर्न आ गए आप बी पे. तो आपका इनिशियल पॉइंट है ये. आपने जर्नी कहां से स्टार्ट की? आपने जर्नी स्टार्ट की पॉइंट ए से, यहां से, और आप रुके पॉइंट बी पे, यहां पे. ओके, तो आप अभी यहां पे खड़े हो, आप ये भी यहां पे खड़े हो. तो ऐसी केस में मुझे बोलो क्या है डिस्टेंस? आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द पाथ, टोटल लेंथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड. टोटल पाथ कितना कवर्ड हुआ? ए से ए टू सी, तो ए सी प्लस सी टू बी. तो ए सी कितना है टोटल ए सी है 5 प्लस 10 15 किलोमीटर, प्लस सी बी कितना है 10 किलोमीटर, प्लस 10 किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट 15 प्लस 10 25 किलोमीटर. 25 kilometer it is the distance. What about the displacement? Displacement s bar is equal to shortest path between initial and final point. तो ये shortest path हुआ आपका 5 किलोमीटर. So s is equal to only AB. AB कितना है बच्चों? 5 किलोमीटर. और किस तरफ है? ये रिटर्न जा रहा है तो टूवर्ड्स द, मैंने बोला था अगर ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, तो भाई वेस्ट टू ईस्ट है, तो टूवर्ड्स 5 किलोमीटर्स टूवर्ड्स किसके? टूवर्ड्स द ईस्ट. इट इज द डिस्प्लेसमेंट. इस दोनों केस में देखो यहाँ पे डिस्टेंस 25 है और डिस्प्लेसमेंट 5 है, तो क्या इसी केस में डिस्प्लेसमेंट लेस नहीं होगा डिस्टेंस से? यस, राइट. डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द डिस्टेंस. नाउ केस नंबर नेक्स्ट केस में डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा? when the displacement will be zero. So it is a very easy case. Listen, देखो केस नंबर 3 when displacement is equal to 0 but distance is not equal to 0. There is a several cases. For example, एक केस तो आपको ही पता है कि हमारे अर्थ के अराउंड में जो सैटेलाइट घूम रही है, जो सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने छोड़ी है, ओके, हमारा जो क्लाइमेट है उसको, जो आर्मी सैटेलाइट है, तो वो कंटिन्यूसली 24 आवर में एक कंप्लीट चक्कर लगा रही है. सपोज मान लो हमारे अर्थ का, तो वो ए पॉइंट से स्टार्ट हुई और ए पे ही आ गई, तो उसका तो जीरो है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल ये है आपका सर्कल. ओके, ये सर्कल है. मान लो इस सर्कल का जो रेडियस है बच्चों, और रेडियस है दैट इज द 200 मीटर. कितना? 8 OA रेडियस है 200 मीटर. एंड वन जॉगर, वन एथलीट start its journey from the point A.
यहाँ से कोई जॉगर है, कोई एथलीट है जिसने अपनी जर्नी स्टार्ट की मॉर्निंग में रनिंग करते 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 करते, ये रनिंग कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है और पॉइंट ए पे आ गया, एक कंप्लीट राउंड लगाया इसने। कितना राउंड लगाया? एक कंप्लीट राउंड लगाया। तो ऐसे केस में वो पॉइंट ए से स्टार्ट की उसने अपनी जर्नी, मतलब उसने दौड़ना चालू किया ए से और रुका भी कहां पे? ए पे ही आके रुका। तो ऐसी केस में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एथलीट इज व्हाट? 2 पाई आर। या फिर इसको और इजी बोलता हूं, स्टेप बाय स्टेप बोलता हूं, कितना डिस्टेंस कवर्ड हो गया? तो डिस्टेंस कवर्ड हो गया इस बॉडी का, इस वाले एथलीट ने टोटल डिस्टेंस कवर्ड किया, दैट इज सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। circumference of circle, it is the distance covered by the body। कितना हुआ फिर? यस इज इक्वल टू हुआ 2 पाई आर, circumference of circle 2 पाई आर, that is 2 multiplied by 22 by 7, पाई की वैल्यू 22 by 7 multiplied by आर है इसका 200 कितना? 200 और ये आएगा सब मीटर में। किसमें आएगा? that all the distance covered in a मीटर। ये कैलकुलेट करो और निकालो, बहुत इजी है इसको निकालना, एकदम चिल्लर वाला क्वेश्चन है ये। तो आप करोगे इसको, जो भी आएगा आपका 22 टू जा 44, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4400 एज इट इज डिवाइडेड बाय 7 करोगे आप। ओके, और ये जो आएगा ये मीटर में आएगा। ओके, ये हुआ टोटल डिस्टेंस। तो अगर ये डिस्टेंस है इसका, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है बच्चों टोटल और एक्चुअल पाथ, टोटल पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ। तो टोटल और एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, बट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ए से जर्नी स्टार्ट हुई और ए पे ही खत्म हुई, एंड भी यहीं पे हुई, स्टार्ट भी यहाँ पे हुआ और एंड भी यहाँ पे हुआ। तो क्या बोलेंगे हम? पॉइंट ए इनिशियल है और पॉइंट ए ही फाइनल है, इसलिए इस केस में 0 मीटर इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखो केस नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 बट डिस्टेंस इज इक्वल टू नॉट 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाली केस। अगर आपको कभी पूछा जाए इस केस में, कभी पूछा जाए कि एक सर्कल दिया है और सर्कल में पूछा जाए आपको कि इस सर्कल में पूछा जाए आपको कि बताओ पॉइंट ए टू बी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। सपोज मान लो ये वाला सर्कल है, दूसरे पेज पे लेता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां पे एक सर्कल है, एग्जाम्पल मान लो एक सर्कल है या फिर एक स्क्वायर है। ये सर्कल है और एक मैं यहां पे लेता हूं दिस टाइप्स ऑफ द स्क्वायर, एक ये स्क्वायर है, सपोज ये 2 है, ठीक है। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा। मान लो यहाँ पे पॉइंट ओ है, ए है, इसकी जो रेडियस है वो 100 मीटर है। कितनी है? 100 मीटर है। पॉइंट ए से किसी ने अपनी जर्नी स्टार्ट की और घूमते पॉइंट बी पे आ गया, यहाँ पे आ गया, पॉइंट बी यहाँ पे। तो ये हो गया आपका डायमीटर टोटल। डायमीटर कितना होता है? 2r होता है, सबको पता है। यहाँ से यहाँ तक अगर r है, तो ओ से बी तक भी r ही होगा, तो r प्लस r 2r। तो कितना डायमीटर है? टोटल 2r डायमीटर है। कितना? 2r। तो मान लो कि अगर आपको आया कि पॉइंट जर्नी जो है, मान लो मैं यहां पे लिखता हूं जर्नी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड स्टॉप एट पॉइंट बी, और पॉइंट बी पे कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। आप कैसे कैलकुलेट करोगे मैं समझाता हूं। देखो ए टू बी गया तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? हाफ ऑफ द मतलब सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ये पूरा सर्कमफरेंस हो गया 2 पाई आर। इसको आधा किया, मतलब आधा सर्कल लिया, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 हो गया, तो पाई आर हो गया। तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस कितना होगा आपका? पाई आर हो गया। पाई आर में आप वैल्यू पुट करोगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 100, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना आया? डिस्प्लेसमेंट आया ए टू बी 100 मीटर, तो बी टू ए टू ओ ए 100 मीटर है, तो ओ बी कितना हुआ? 200 मीटर होगा। कितना? 200। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 200
मीटर। तो ये चीज याद रखना। यहां पे भी अगर ऐसा बोला है कि ए बी सी और डी एक स्क्वायर फील्ड है, क्या है, एक स्क्वायर फील्ड है। इस स्क्वायर फील्ड का ये 4 किलोमीटर, ये भी 4 किलोमीटर, ये भी 4 किलोमीटर और ये भी 4 किलोमीटर क्या है, साइड से। और आपको बोला गया है कि एक बंदे ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, कहां से, जर्नी स्टार्ट की पॉइंट ए से। तो मैं यहां पे लिखता हूं जर्नी स्टार्ट फ्रॉम point A and stop at point D। कौन से, कहां पे जर्नी स्टार्ट की, ए से स्टार्ट की और डी पे रुक गया। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। अब देखो, आप, इस बंदे ने यहां से स्टार्ट की जर्नी, वो आया पॉइंट ए से बी, बी से आया डी तक, सपोज मान लो डी तक आया, ओके। और ये जो है उन्होंने बोला कि ये रहा इसका जो हाइपोटेनियस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, या हाइपोटेनियस है एडी। तो आपको डिस्प्लेसमेंट में एडी निकालना है, एडी दैट इज आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। और डिस्टेंस कितना हुआ, 4 + 4 8 किलोमीटर, कितना, 8 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आप करोगे ए डी स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस आ गया फिर आपका, तो आप बोलोगे ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर करोगे। फिर आपकी वैल्यू पुट करोगे, आप वैल्यू पुट करने के बाद आप ए बी की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 32, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 आएगा। तो रूट 32 लोगे, मतलब आप ऐसा करोगे ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर ऑफ द 16 प्लस स्क्वायर ऑफ द 16 सॉरी स्क्वायर ऑफ द 4 प्लस स्क्वायर ऑफ द 4। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा साइड में लेता हूं इसको। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूं तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी लाइक दैट। कैसे आंसर आएगा इसका, देखो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाइपोटेनियस एडी। तो हमें एडी निकालनी है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी क्या करेंगे हमको एडी निकालना है। तो एडी स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एडी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो एडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करोगे आप, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 4 द स्क्वायर 16 प्लस 16 दैट इज 32 दैट इज द एडी स्क्वायर। लेकिन आपको एडी चाहिए, एडी स्क्वायर चाहिए क्या, तो एडी इज इक्वल टू रूट 32। और जो रूट 32 आएगा वो मीटर में आएगा ऑब्वियसली, तो ये हुआ रूट 32। इट इज द आंसर ऑफ व्हाट, इट इज द आंसर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द स्क्वायर फील्ड। आप समझ रहे हो क्वेश्चन को, ओके। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत कुछ हमने समझ लिया, अभी बहुत कुछ समझ लिया। आगे चलते हैं, द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग बट दैट, द फिजिकल क्वांटिटी इज स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या है हमारी नेक्स्ट, हमारी है स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखो, स्पीड और वेलोसिटी को समझने के लिए इसको भी मैं डिफरेंशिएट के फॉर्म में समझाता हूं। एक है हमारे पास स्पीड, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल v से, और एक है हमारे पास वेलोसिटी जो कि वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम इसको v बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस क्या फर्क है और क्या है ये दोनों, ये हम डिफरेंस के थ्रू इसको समझने वाले हैं अभी। सपोज मान लो, व्हाट इज द स्पीड, आपको पता है स्पीड क्या होती है, मैं इसको क्वालिटेटिव डेफिनेशन लिखता हूं। इट इज डिफाइंड एज, इट इज रेट ऑफ चेंज। रेट मतलब क्या है, रेट का मतलब होता है टाइम, टाइम के साथ क्या चेंज होना। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पीड। यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is nothing but that what, is nothing but that the velocity। अब देखो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस स्केलर है इसलिए स्पीड भी स्केलर है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड है वेलोसिटी, और अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी
वेक्टर है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बच्चों वही होना चाहिए। कौन सा? नेक्स्ट पॉइंट में लिखता हूं, इट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, शॉर्ट में इट इज स्केलर क्वांटिटी। और यहां पे क्या लिखूंगा मैं? इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। एक स्केलर है, एक वेक्टर है। अगर मैं इस डेफिनेशन के थ्रू जाऊं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि जो स्पीड है हमारी, वो स्पीड इज नथिंग बट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, सॉरी स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, राइट। सो यहां पे मैं लिखने वाला हूं तो डिस्टेंस, हमने लिखा था ना डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, बेसिक है एकदम, चिल्लर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं स्पीड को रिप्रेजेंट करता हूं v से और डिस्टेंस को s से, तो s बाय t इज इक्वल टू क्या हो गया? आपका स्पीड हो गया। अब इसी फॉर्मूले से आपका SI यूनिट आता है। SI यूनिट ही यहाँ पे डिराइव यूनिट है, मतलब समझ लो, कंफ्यूज मत हो। वेलोसिटी दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है, डिस्टेंस और टाइम पे। तो जो क्वांटिटी, जो स्पीड दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है, तो इसका यूनिट डिराइव होगा, मतलब आप डिराइव करोगे। जैसे कि डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर है। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड है। तो आपने डिराइव किया मीटर पर सेकंड, और वही डिराइव यूनिट इसका एसआई यूनिट होता है। समझ गई बात? तो इसका एसआई यूनिट क्या है? इसका एसआई यूनिट है डिस्टेंस का। कौन सा हुआ? आपका डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर, और आपका टाइम का यूनिट हो गया सेकंड। तो क्या हो गया आपका? मीटर, मीटर पर सेकंड, ये इसका एसआई यूनिट होगा। इसको ही आप मीटर पर सेकंड लिखते हो, इसको आप मीटर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो। सर इनवर्स क्यों? क्योंकि नीचे का सेकंड डिनोमिनेटर का न्यूमेरेटर में गया तो -1 हो गया, कुछ नहीं है। तो ये यस ऊपर गया तो -1 हो गया। तो ये है इसका एसआई यूनिट। अच्छा यहां पे ध्यान दो, अभी अगर हम वेलोसिटी की जब भी बात करते हैं तो ये फॉर्मूला से, कौन सा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से, क्या मैं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी इज नथिंग बट दैट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर अगर वेलोसिटी को हमने नोट किया है, नोटेड और डिनोटेड किया है v बार से, तो v बार इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, s बार डिवाइडेड बाय t, ये होगा इसका फॉर्मूला। और s का यूनिट तो वही होगा मीटर, डिस्प्लेसमेंट मीटर में मेजर्ड होता है, और टाइम भी सेकंड में मेजर्ड होता है, SI यूनिट सेकंड है। तो इसको ही हम SI यूनिट क्या लिख सकते हैं? SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, और मीटर का m डिवाइडेड बाय सेकंड का s, और सेकंड ऊपर गया तो मीटर सेकंड इनवर्स। हो गया कि नहीं हो गया? सोच लो एक बार, देख लो, देख लो एक बार, देख लो, इज इट नाउ? तो बच्चों ये रहा स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अब वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा बेसिकली बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। ओके, तो अभी वेलोसिटी की क्या होती है? दो टाइप की वेलोसिटी होती है हमारी, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। कितने टाइप की वेलोसिटी होती है उसको एक साइड में समझाता हूं, थोड़ा सा समझ लो। ओके, यहां पे लिखता हूं मैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी सिर्फ इतना समझना कि अगर मैं बात कर रहा हूं एक पॉइंट ए की और एक पॉइंट बी की, अगर कोई कार यहां से एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट होती है, किससे? u बार। u व्हाट? u बार इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल, स्मॉल u बार इज द इनिशियल वेलोसिटी। और वही कार अगर पॉइंट बी पे पहुंची, कहां पे पहुंची? पॉइंट बी पे पहुंची, तो बी पे उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, जो v बार से होती है, इट इज द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर मान लो, और इसकी फाइनल वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि ये A टू B पॉइंट में कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, दैट इज हेंस चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई? तो आप बोलोगे सर फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो होगी, अगर उसमें से मैं इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगी? चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी। और चेंज इन वेलोसिटी को बच्चों ये ट्रायंगल के साइड में v लिखते हैं, डेल्टा v बोलते हैं इसको, डेल v।
डेल्टा वी मतलब चेंज होना, कितना फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u। तो अगर मैंने बोला कितनी चेंज हुई वेलोसिटी, तो आप सीधा लिखोगे चेंज इन वेलोसिटी फाइनल कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर माइनस 10 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना रे बच्चों, कितना हुआ ये, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर इतनी वेलोसिटी चेंज हुई, इतनी डेल्टा वी हुई, चेंज वेलोसिटी हुई, ठीक है। और अगर यहाँ पे टाइम आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोला, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में टाइम आता है, तो यहाँ पे आएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम t। आगे देखेंगे इसको, देखो अभी इतना होने के बाद चेंज इन वेलोसिटी आपको समझ गया। अभी देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर बोला तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी में क्या फर्क है, यहां पे लिखता हूं मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये सब पॉइंट आपको आगे काम में आने वाले हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब ये कार पॉइंट ए से पॉइंट बी गई, मान लो ये 2 आवर में गई, कितने आवर में, 2 आवर में गई, कितने आवर में गई, 2 आवर में गई, तो कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया, तो यहां पे हेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी हमारी, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है डेल्टा वी, और रेट का मतलब क्या है, रेट का मतलब टाइम के साथ कितनी वेलोसिटी चेंज हो गई, टाइम के साथ कितनी वेलोसिटी चेंज हो गई, तो डेल वी माइनस टी इज नथिंग बट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हेंस आप लिखोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट दैट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये हो गई आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी तो आपको पता है v माइनस यू है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो डेल v इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, तो ये हुई v माइनस यू अपॉन टी, इट इज द चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। याद रखना, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। आगे चलेंगे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपको समझ में आ रहा है, सबको आ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी समझ में, ओके चलो। अभी हमारा नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटी नंबर 5, कौन सी, फिजिकल क्वांटिटी नंबर 5 जो है वो है एक्सेलरेशन। क्या है हमारा, ACCE एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ACCELERATION एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंटेड डिनोटेट करते ए बार से, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। आपको पता है ना, आप बाइक चलाते हो, बाइक चलाते हो तो आप एक्सेलरेट करते हो, आप 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो तो आप 50 किलोमीटर पर आवर से लेके जाना चाहते हो, एक्सेलरेट कर रहे हो, एक्सेलरेशन है ना। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या है, इनिशियल कितने थी, इनिशियल थी 6 किलोमीटर पर आवर, पहुंचे कितने 66 किलोमीटर पर आवर पे, तो आपने इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में चेंज लाया कि नहीं लाया, तो चेंज इन वेलोसिटी कुछ टाइम तो लगा होगा आपको 2 मिनट में, है ना। 6 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर जाने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम, कुछ तो टाइम लगा होगा, 5 मिनट 10 मिनट जो भी है, तो वो जो टाइम है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट दैट द एक्सेलरेशन। क्या बोला मैंने डेफिनेशन, द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज नथिंग बट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity, rate of change of velocity is called as acceleration। मतलब इसके पहले जो आपने v माइनस यू बाई टी देखा, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो थी वही एक्सेलरेशन था। मतलब अगर यहां से यहां तक पॉइंट ए से बी तक, पॉइंट ए पे किसी कार की वेलोसिटी कितनी है सर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो 6 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी इस कार की आ गई सपोज मान लो 66 किलोमीटर पर आवर, ये v है इसका v बार, और ये एक पॉइंट से बी पॉइंट में 1 आवर में पहुंचती है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन होगा आपका, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट दैट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी
डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और जब हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, तो ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, ये रहा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और इसी से इक्वेशन काइनेमेटिक का फर्स्ट इक्वेशन भी आता है, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे? अगर मैं टी को डिनोमिनेटर से लेफ्ट साइड में लेके जाऊं तो ये आएगा AT इज इक्वल टू V माइनस यू, AT इज इक्वल टू V माइनस यू। V को इसी साइड में रहने दूंगा, U को इस साइड में लेके आऊंगा, क्या आएगा, ये U माइनस है, इस साइड में जाने के बाद आएगा प्लस, तो ये होगा U प्लस AT इज इक्वल टू V, और V इज इक्वल टू U प्लस AT। यहाँ पे V जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, V क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, A क्या है, एक्सेलरेशन है सर, एक्सेलरेशन है। ओके, और T क्या है, टाइम है जो सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये बातें हुई, ये फिजिकल क्वांटिटी है 5। और एक लास्ट वाली फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कहते हैं हम मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज दैट, लीनियर मोमेंटम। सो जो 6 वाली फिजिकल क्वांटिटी है वो है हमारी, दैट इज द लीनियर मोमेंटम। लीनियर का मतलब है एक डायरेक्शन में कोई बॉडी मास के साथ वेलोसिटी लेके जा रही है। सर कैसे, देखो, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है P से। ओके, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर है। देखना अभी, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट पाथ है और यहाँ पे कोई बॉडी है जिसका मास m है, और इस मास को अगर वेलोसिटी है, अगर ये रुकी हुई है, रोड रोलर रुका हुआ है, तो उसमें 0 मोमेंटम है। और वही बाइक जो रोड रोलर जो 10 टन का है लेकिन रुका हुआ है, तो मोमेंटम उसमें 0 है। वही अगर कोई बाइक सिर्फ 100 kg की है या फिर 1000 kg की होती है, भाई 1000 kg की है, लेकिन उसमें स्पीड है, वो मोशन में है, तो उसमें मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा उस रोड रोलर के मुकाबले। ओके, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर, क्या होता है इसकी डेफिनेशन पहले देख लो। डेफिनेशन अगर मैं बात करूं क्वालिटेटिव, तो लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो लीनियर मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू P इज इक्वल टू m इंटू V। तो V अगर वेक्टर है तो P भी वेक्टर है, क्योंकि P V के ऊपर डिपेंड है और एक डायरेक्शन है इसको। तो ये हुआ आपका लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला। अगर कोई कार रुकी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट को भले ही बहुत ज्यादा मास हो लेकिन ये स्टॉप है, ये मोशन में नहीं है, तो यहाँ पे मोमेंटम जो है वो 0 होगा। सर मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट देखने के लिए आपको इसको डिराइव करना पड़ेगा। मास का यूनिट क्या होता है बच्चों, किलोग्राम होता है एसआई, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो एसआई यूनिट क्या हुआ मोमेंटम का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और केजी यम सेकंड इनवर्स। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर का पहला पार्ट जिसमें हमने ऑल फिजिकल क्वांटिटीज लर्न की है और इसको अच्छे से एग्जांपल के साथ देखा भी है। अगर चैनल और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना यार। बहुत अच्छे बच्चों, मार्क्स चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको नोट्स और रिवीजन वाला सब पार्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।